नमस्कार, मैं प्रियंका शंकर प्रस्तुत सलाह डॉक्टर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में हर चीज मृत या जीवित से जुड़ी है। अगर अपना मन, शरीर और आत्मा इस ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो आज की हमारी चर्चा आयुर्वेद चिकित्सा पर होने वाली है और आज का हमारा विषय है अस्थमा, मतलब सांस लेने में तकलीफ, इसका आयुर्वेदिक इलाज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवशंकर एजेंसी के डॉक्टर अतुल देलरांदे। नमस्कार सर, सलाह डॉक्टर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अस्थमा क्या है। जैसे कि मैम आपने इंग्लिश वर्ड यूज किया है एस्थमा जी, उसको आयुर्वेद की भाषा में श्वास रोग कहा जाता है, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि दमा की बीमारी। जी। तो वर्ड दमा यानी दम, श्वास, और श्वास इससे सांस, हिंदी का शब्द। जी। तो सांस यानी क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है? सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। जी। ओके, तो एक बार सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अब इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अगर कुछ अवरोध आ जाए या तकलीफ आ जाए तो इसे श्वास रोग या दमा या अस्थमा। अब ये बाहर की हवा अंदर जाती है, अंदर की हवा बाहर आती है। हवा बाहर से अंदर जाती है तो उसमें ऑक्सीजन और बाकी गैसेस होती है। हमारे काम की उसमें ऑक्सीजन है। ये जाने वाली हवा हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाती है। लंग्स में गुच्छेदार ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं। अल्वियोलाई में छोटे छोटे ब्लड कैपिलरी सराउंड की होती है। अब एक अल्वियोलाई यानी अंगूर के गुच्छे जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें हवा जाएगी, ऑक्सीजन उनकी जो दीवार है उसके अक्रॉस ब्लड में ऑक्सीजन चला जाएगा। और ब्लड में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर उसमें आके अपने फेफड़ों से बाहर फेंका जाएगा। अच्छा। ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा। तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस का मोटिव है सांस अंदर आना, ऑक्सीजन बॉडी को मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना। अच्छा। इस प्रोसेस में कहीं पे भी अगर गड़बड़ी है या अवरोध है या ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिन रोगों में ऐसा होता है उन लोगों को COPD या COAD कहा जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें से एक अस्थमा है जो एलर्जी के कारण जनरली होता है। इसमें जो आपकी अल्वियोलाई से लेके नाक तक का जो रास्ता है उसमें जो ब्रोंकस है यानी लंग्स की जो छोटी छोटी ब्रांचेस है जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, उसका साइज यानी ल्यूमेन छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और फिर उसमें म्यूकस सिक्रेशन आता है। इस कारण से जो उसका ल्यूमेन है, रास्ता है, वो छोटा और अवरुद्ध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे सांस ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाता। अच्छा। इस डिसीज को अस्थमा। अच्छा, डॉक्टर, आपने अस्थमा क्या है ये तो बता दिया, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, अस्थमा के आयुर्वेद के हिसाब से जिसको हम श्वास बोलते हैं, तो संतमक, प्रतमक, ऐसे उसके दो प्रकार में है। एलोपैथिक हिसाब से अगर हम उसका ये करें तो उसके दो यानी स्टेजेस के हिसाब से एक्यूट अस्थमा जिसमें अटैक आया हुआ है, और क्रॉनिक अस्थमा सालों में चल रहा है, उसको है अटैक आता है तब एक्यूट हो जाता है और फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। लेकिन वो अस्थमा ऐसा डिजीज है जो उसके साथ ही चल रहा है। इस काइंड से हम उसके दो टाइप्स कर सकते हैं। तो ये उसके प्रकार हो गए। यानी एक एकदम एक्यूट स्टेट में है और दूसरा जो है साइलेंट है लेकिन उसको तकलीफ तो हो रही है, जैसे वो जी रहा है। एक्यूट अटैक में क्या रहता है कि वो उस आदमी को इमरजेंसी में डॉक्टर या मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अच्छा, मतलब दो टाइप के होते हैं। उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर, हमें ये बताइए कि कोरोना काल तो हम सबने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में सांस लेने की तकलीफ पाई गई थी। तो हमें ये बताइए कि कोरोना का इस अस्थमा से क्या संबंध है? एग्जैक्टली। अब जैसे आपने कोरोना की, कोविड की बात की, तो कोविड-19 जो वायरस था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करने वाला वायरस। अब उस वायरस के कारण क्या हो रहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, बहुत सारे म्यूकस सिक्रेशंस हो रहे थे और एलर्जी भी तैयार हुई थी। लेकिन उसके अलावा भी बाकी सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ रहा था। वो सारा इम्यून जो हार्मोन्स है उसका स्टॉर्म, ऑटोइम्यून स्टॉर्म जैसा ला रहा था। वो स्टॉर्म के कारण बाकी की प्रॉब्लम्स इसमें कोविड में हो रही थी एक्यूट कंडीशन में जाने के बाद, जिसको साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहा जाता है। इसी कारण से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर शूट होना, इस काइंड की चीजें भी
होके पेशेंट्स का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो बेसिकली उसका इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा था ओके और धीरे धीरे उसमें कोविड निमोनिया डेवलप हो रहा था। ओके, निमोनिया भी वही है, सीओएडी का प्रकार है, यानी क्रॉनिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, जिसमें वही हो रहा है जो आपका रास्ता है सांस, यहाँ से लेके लंग्स के ब्रोंकस से लेके अल्वियोलर तक, वो रास्ते का जो ल्यूमेन है यानी जो मार्ग है वो सिकुड़ जा रहा था और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, स्वेलिंग आने का। ये भी ये सीओ यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में ही आ रहा था, यानी वो इवेंचुअली वही कॉज कर रहा था जो अस्थमा करता है। अच्छा। लेकिन वो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में निमोनिया डेवलप कर रहा था, जैसे बाकी निमोनियाज होते हैं। और ये अस्थमा कैसा होता है, एलर्जिक कंडीशंस के कारण, अलग अलग इमोशनल कंडीशंस के कारण भी वो आपका जो एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब मतलब ऑलरेडी जो पेशेंट एस्थमेटिक है उसको तो बिल्कुल चांसेस थे कोविड होने के, और कोविड होके वो पेशेंट ज्यादा सफर होने के चांसेस उसमें थे, क्योंकि अच्छा। वो उस आदमी का ऑलरेडी पल्मोनरी या फिर फंक्शन या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी इश्यू है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, वो वैसे कम होता है। वो सेंसिटिव पार्ट पेशेंट है, जिसको एलर्जिक एस्थमा होने है, उस व्यक्ति को कोविड होता अगर तो उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा। अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उस तरीके से तो वो एस्थमा के लिए हुआ, लेकिन हाँ। उस समय जब कोविड का जो पीक चल रहा था उस समय एस्थमेटिक पेशेंट्स या फिर सीओएडी वाले पेशेंट्स ज्यादा ही रिस्क पे थे। अच्छा, डॉक्टर आपने बोलते समय इम्यूनिटी का जिक्र किया था, तो इम्यूनिटी का इससे क्या संबंध है? देखिए, इम्यूनिटी आयुर्वेद की हिसाब से रोग प्रतिकारक क्षमता है, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अक्वायर्ड और नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी होती है दो प्रकार की। तो इम्यूनिटी तो एक्सटर्नल डिजीज से फाइट करने के लिए होती है, उसमें जनरली इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस ये मानते हैं। आयुर्वेद में एक और कंसेप्ट है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, उसको धातु बल बोला जाता है या रोग प्रतिबंधक बल बोला जाता है। तो क्षमता है शरीर की रोग का प्रतिबंध करना यानी रोग को आने नहीं देना। अब ये कैसे हो, तो लेवल वाइज अगर आपके जो धातु यानी आपके जो ह्यूमर्स है, जैसे आपकी बॉडी बनी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणु, सब तो धातु है, 7 धातुओं से शरीर बना है। अब हर धातु के लेवल पे डिजीज हो सकती है, लेकिन अगर उस धातु की होमियोस्टेसिस यानी बैलेंस्ड, तो वो धातु अगर स्ट्रांग रहे तो एनी हाउ उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, उसका समानता नहीं बिगड़ेगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं बिगड़ेगा, तो कोई भी डिजीज उसमें ठहरेगा नहीं, वो अपने ही हिसाब से वो डिजीज वहाँ पे पनप नहीं पाएगा। अच्छा। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि गीले कपड़े पहन रहे हो आप लोग या फिर पसीने से आप लत, और फिर उस वहाँ के फंगस को ग्रो होने का आपने टाइम दे दिया। लेकिन अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी तो कितना भी समय आप गीले कपड़े पहन लो आपको फंगस नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट, हर धातुओं के बारे में आपकी एक स्टेबिलिटी हुई तो इम्यून रहता है वो धातु, और इजीली कोई भी डिजीज प्रोसेस उसमें हो नहीं पाता। अच्छा। तो आयुर्वेद के हिसाब से फिर ये अस्थमा के साथ कैसे रिलेटेड, अगर आपकी लंग्स की इम्यूनिटी अच्छी है, यानी कुछ लोगों का आपने देखा होगा डस्ट आती है उनको छींकना शुरू हो जाता है, एस्थमेटिक अटैक्स तक आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कितनी भी डस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी स्टेबिलिटी अच्छी है, जो डस्ट को भी मैनेज कर लेती है, उसको भी बाहर निकाल देती है। अच्छा। सो वो अगर धातु बल अगर आपकी इम्यूनिटी है तो एस्थमा जैसे डिजीज आपको होंगे नहीं। अगर कितना भी कुछ एलर्जेंस बॉडी के अंदर गए तो भी उसको वो बॉडी रिपेल करके निकाल देती है। अच्छा। तो इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस किसी भी डिजीज के लिए, एस्थमा के लिए भी इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस शिव शंकर एजेंसी में इसका आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह से होता है? जी, एस्थमेटिक पेशेंट्स को हम बहुत बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, काफी सक्सेसफुली मैनेज करते हैं। हमारे पास किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट आ जाए, बच्चों में बाढ़ कब बोलते हैं, वो बाद में एस्थमेटिक एलर्जिक एस्थमेटिक डेवलप हो जाते हैं। 12 साल पुराने एस्थमा हम ठीक करते हैं। तो हमारे पास श्वास शाकल्प, श्वास निवारण प्लस जैसी 2 इम्पोर्टेंट सिरप्स है जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। उसके अलावा श्वासी पोर्ट कैप्सूल आती है, उसके अलावा कोफोजेसिक, कोफॉक्सी, अमृता बिंदु, कप तुलसी स्ट्रॉन्ग, लंग्स केयर ऐसे सिरप्स है, और अलग अलग रेसिपी स्कैन जैसी टैबलेट्स है जो कि हम यूज करते हैं। और पेशेंट की इम्यूनिटी बरकरार करने के लिए एस डिटॉक्सिफायर, इम्यून प्लस, इस काइंड की सिरप्स हम देते हैं, आरिटोन काइंड की सिरप्स देते हैं। तो ये बेसिकली हम पेशेंट्स की पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि इसको किस चीज से अस्थमा है, क्या क्या चीज है। नाक में डालने के लिए हमारे पास षडबिंदु तेल में नेज़ोक्लीन ड्रॉप्स है, यानी अगर डस्ट एलर्जी भी हुई तो डस्ट उसके नाक में जाए तो वो डस्ट चिपक के कहाँ रह जाएगी, ऑयल पे रह जाएगी।
ओके। तो और हम जो ऑयल अंदर यूज करते हैं, जैसे हम अणु तेल या फिर षड्बिंदु तेल की बात, तो नाक के अंदर एक लेयर बना लेते हैं, नाक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी शुरुआत में इम्यूनिटी बना लेता है, जिससे फटाक से एलर्जिक रिस्पॉन्स उसको नहीं आता है. So we treat this asthma very successfully with these kind of drugs at our clinic. और 90% से प्लस हमको सक्सेस रेट उसमें एस्थमेटिक पेशेंट्स पे आज तक मिला. सो एस्थमेटिक पेशेंट हमारे लिए वो यानी एक्यूट में है तो ठीक है, हम उसको पहले साइलेंट कर लेंगे, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट तो हम ठीक कर ही लेते हैं. यानी जो उसको बार बार अटैक्स आ रहे थे, हफ्ते में 2 बार अटैक्स आ रहे थे, वो कम कम होते होते 15 दिन में एक बार आएगा, फिर कम कम होते हुए महीने में एक बार आएगा, फिर होते होते उसको अटैक्स ही नहीं आएंगे, आएंगे भी तो काफी माइल्ड आएंगे. इस तरीके से रिजल्ट उसके आते रहते हैं, क्योंकि वो डिजीज क्रॉनिक है, एक दिन में ट्रीटमेंट करके ठीक नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी गेट द सक्सेस. एंड वी हैव सीन बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे जो सक्सेसफुली ट्रीटेड है और घर पे भी सुख से उनको कोई एलर्जिक अटैक्स नहीं आते. अरे वाह. तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि इस शिवशंकर एजेंसी में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा भी हुआ है और अच्छे से ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी हुई है. तो आप भी इस शिवशंकर एजेंसी में जरूर आइएगा. डॉक्टर, हमें ये बताइए कि हमारा डाइट किस प्रकार का होना चाहिए. अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स को एलर्जी ज्यादा होती है, तो उसको कफ बने ऐसा कोई डाइट नहीं. शील्ड फ्रिज से रिलेटेड कोई वस्तु उसको नहीं खानी चाहिए. ओके. फ्रिज में रखा हुआ पानी, दही, दूध, आइसक्रीम, श्रीखंड, ये चीजें, स्पेशली रात को दही बेसन की चीजें, तली हुई चीजें उसको नहीं खानी चाहिए. और एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसका पेट साफ होना चाहिए. अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एस्थमा भले रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, लेकिन उसका मूल होता है आमाशय में, यानी स्टमक. जैसे ही स्टमक में कफ का निर्माण होता है, अगर उसका डाइजेस्टिव प्रॉपर नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसका रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं होता है, तो पेशेंट को देखना, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या फिर एस्थमेटिक पेशेंट को आपको डाइजेशन का इशू दिखेगा, उसका डाइजेशन रिलीव कर दीजिए, उसको अटैक्स आना कम हो जाता है. तो वेरी एसेंशियल कि आपका पेट साफ होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए डाइट की जो बात कर रहे हैं आप, अटैक्स ना आए ऐसा कफ क से रिलेटेड, ककड़ी हो गया, केला हो गया, इस काइंड के जो कफ बढ़ाने वाले डाइट्स है वो नहीं लेने चाहिए. उसको डाइट कैसा लेना चाहिए, रिलैक्सेशन अच्छे से हो तो फाइब्रस डाइट उसको लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए. और खास बात ये है कि उसको हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए. खाना हो सके तो 7 के अंदर खा ले, उसकी कैपेसिटी के एज के डाइजेशन के हिसाब से वो खाना खाए, तो प्रॉपर डाइजेशन होगा और कफ तैयार नहीं होगा तो उसको एस्थमेटिक इशू नहीं आएंगे, पेट साफ रहेगा, अटैक्स नहीं आएंगे. ओके. दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो तो इस तरह का डाइट आपको फॉलो करना होगा अगर आपको अस्थमा हो तो. डॉक्टर, हमें ये बताइए कि हमारे दर्शकों को इस इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे. हाँ, अस्थमा के रिलेटेड मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अस्थमा क्रॉनिक है, बहुत सारे, यानी वी हैव सीन की उसकी जो मोर्टेलिटी भी है बहुत ज्यादा है. अभी इस सीजन में मैंने 4 से 5 पेशेंट्स एस्थमेटिक पेशेंट एक्सपायर होते हुए देखे. जैसे अभी भी ठंडी बढ़ी थी ना 15 दिन पहले, तो आई हैव सीन द ओल्ड एज पीपल्स हु आर वेल मेंटेन. तो they were not my patients, they were not treated by me, but I was called, death declare करने के लिए बुलाया गया. I saw 5 patients dying by asthma. So death mortality rate काफी अस्थमा का. तो इसीलिए एज ओल्ड और छोटे बच्चे, इनको ज्यादा उसका तकलीफ हो सकती है. यंग एज में थोड़ा सा मैनेजेबल रहता है. सो सीनियर सिटीजन स्पेशली जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है उस समय उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए. एस्थमा के मामले में हमने जो अभी डिस्कशन किया, उसके लिए डाइट आपका अच्छा होना चाहिए, पेट आपका साफ होना चाहिए, आपको एलर्जिक चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. फ्रिज से चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, फ्रिज की ठंडी चिल्ड चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं होगी. अगर आपको इनबॉर्न एलर्जी है बचपन से ही डस्ट की, तो यूज ये अणु तेल, षड्बिंदु तेल या नेजोक्लिन जैसे ड्रॉप्स नाक में आप रेगुलरली डालें. थोड़ा सा प्राणायाम करें. योगा और प्राणायाम एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है. रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी है. टू बी हेल्दी फ्रॉम एस्थमा से दूर रहने के लिए आपको ये एक्सरसाइजेस और ये डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहिए. यही मेरा संदेश लोगों के लिए है. आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया. आप सल्ला डॉक्टर इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत धन्यवाद.
आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारी को दूर करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक देखते रहिए शंखनाद। 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान। आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे। मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर। संपर्क साधा 8605 24 50 80। लँडलाईन नंबर 0712 25 67 74 7।